अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम 10वीं जमात का दूसरा सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता के मुसन्निफ यानी कि शायर मुनव्वर राना हैं। आज हम मुनव्वर राना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुनव्वर राना की पैदाइश राय बरेली उत्तर प्रदेश में 1950 पर्दों को हुई और उर्दू और अवधवी ज़ुबान के बहुत ही हिसास शायर हैं। मुनव्वर राना हमारे आहद के एक अहम और मुनफरद लब व लहजे के शायर हैं। आपने अपनी शायरी में मुनव्वर राना माँ को मौजू बनाया और इसके तकदीस की तर्जुमानी की है। उन्होंने शायरी के साथ साथ नसर में भी अपनी इनफरादियत के गुल गोठे खिलाए हैं। उनके मज़ामीन का सबसे बड़ा वस्फ़ यह है कि उन्होंने रवानी और सलासत के साथ मतन को भी पुरअंदाज में पेश किया है। मुनव्वर राना शहरों की मिशनी ज़िंदगी से बेजार नज़र आते हैं। उन्हें गांव वालों की सीधी साधी तर्ज माशिराती पसंद है। उन्हें गांव वालों की बाहमी मोहब्बत व उल्फत, भाईचारगी और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा पसंद है और वो देहात में रहने वाले इंसानी अक़दार की आईना दारी करते हैं। ज़ेर नज़र इंशाइया में भी उन्होंने शहरों में बसने वालों की बेहसी को बेनिकाब करते हुए गांव वालों की इंसान दोस्ती के रहजान को नुमाया किया है। ऐसे अफसाने हक़ाइक़ पर मुबनी हैं। इसमें मुबालिगा आमेज़ी से काम नहीं लिया गया है। मुनव्वर राना ने माँ को इस सबक में मौजू बनाया गया है, यानी माँ की अहमियत के बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किए हैं। मुनव्वर राना ने शहरी ज़िंदगी से बेजार होकर गांव की ज़िंदगी को पसंद करते हुए अपने अंदाज में इस सबक को लिखा है। यहाँ मुनव्वर राना ने यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशी तारी होने लगी है। हर तरफ ट्रैफिक का शऊर, बुलंद व बाला इमारतों का जंगल और इन बुलंद व बाला इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती इंसानियत, यानी कि शहरी ज़िंदगी के बारे में अपने अंदाज में अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ लिखा गया है। पहल जब मैं अपने गांव से आया था तो मजबूर, माजूर और गुर्बत के मारे सुस्ते इंसानों के दुखों को देखकर दिल में तड़प उठता था, लेकिन अब ऐसा महसूस हुआ कि धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर की तरह होने लगा है। बड़ी से बड़ी तकलीफ दाबात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता हूँ। क्या कहूँ, बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि ये जहाँ अजीब जहाँ है, ना ख़ब्स ना आशियाना। यानी मुनव्वर राना शहरी ज़िंदगी के बारे में अपने अल्फाज में कहा है। प्यारे बच्चों, अब ये छोटा सा क़ब्ज़ आपने पढ़ा है और सुना है और आपके सामने 4 सवालात रखूँगी।
इन सवालात के जवाब मुख्तसर अंदाज में पेश कीजिए। यानी नंबर 1, मजमून में यहाँ से क्या मुराद है। सलमा आप उठिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ से मुराद, इस मजमून में यहाँ से मुराद शहर है। वेरी गुड, शाबाश सलमा, बैठिए। अब नजमा आप उठिए। शहर की खुसूसियत क्या होती है। यानी शहरी ज़िंदगी, शहर की खुसूसियत अपने अल्फाज में बोलिए। नजमा, शहर में यानी शहरी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा शाबाश, बैठिए। यानी नजमा ने ये जवाब दिया कि शहर में चारों तरफ शऊर व गुल, भाग दौड़, नफसा नफसी का आलम होता है। वेरी गुड। 3, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब हैं। यानी सोफिया आप उठिए और इस सवाल का जवाब अपने अल्फाज में दीजिए। इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब हैं। यानी मादा परस्ती और मतलबी ज़िंदगी है। यानी मादा परस्ती और मतलबी की ज़िंदगी है। और रऊफ आप उठिए और नंबर 4 सवाल का जवाब दीजिए। मजमून निगार का पहले क्या हाल था। मजमून निगार का पहले क्या हाल था। अच्छा, बैठिए। यानी कि रऊफ ने इस सवाल का जवाब, दिल में पहले हमदर्दी के जज्बात याद आ चुके हैं। यानी शाबाश, बैठिए। ये अजीब जहां है, ना कफ्स ना आशियाना। 5वां सवाल। तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह पढ़िए। प्यारे बच्चों, अब हम सबक का मकसद मदा पढ़ेंगे। यानी दुनिया के हर मुल्क में गाँव और शहर और होते हैं, और ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक धमक के पीछे गाँव और गाँव के रहने वालों के मेहनत और खून पसीना होता है। अगर यकीन न आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाले किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखिए। आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारी, फल और दूध की गाड़ियाँ या के बाद दीगरे शहर को पहुँच रही हैं। माहिर मजदूर शहरों को पहुँचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के सम्राट में गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। यानी मेहनत वो करते हैं, फल तरकारी अजनास तमाम के तमाम शहर को भेज देते हैं। यानी उसके पीछे गांव वालों का मेहनत था, लेकिन शहर वाले खरीदते हैं। इस सबक की तदरीस का मकसद यह है कि हमारी समाजी व माशी तरक्की, तहजीब व सकाफत में गाँव की अहमियत को जानिए और इस बात को समझे कि दौलत के हुसूल और तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी, रहमदिली के जज्बात से रोगर्दानी ना करें। प्यारे बच्चों, इस सबक को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और मानी अखज़ करके अपने नोटबुक में लिखेंगे सवालात के जवाब। सिंफ की तारीफ देखिए। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 14 निकालिए और सिंफ की तारीफ देखिए। सिंफ की तारीफ, ये सबक किताब चेहरे याद रहते ही से लिया गया है। यानी इसके मुसन्निफ एक
मशहूर शायर मुनव्वर राना हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ ऐसे को उर्दू में इंशाइया के नाम से याद किया जाता है। इंशाइया के माने पैदा करना है। इंशाइया किसी ख़ास मौजू के बारे में लिखने वाले के ख़यालात और जज्बात के अमल का परतो होता है। यह एक ऐसा अदब पारा होता है जिसमें बेक वक्त मौजू के बारे में फ़िक्र अंग्रेज़ी ख़यालाती की रुनाई, तासीरात की दिल फरेब तर्जुमानी, असलूब का निखार और तस्वूर की लताफत सभी अनासिर समवे हुए मिलते हैं। इंशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आहंगी बख्शता है और हमारे जज्बात में एक इंसिबात परोताज़गी और तांबा की पैदा करता है। इंशाइया की सिन्फ में बड़ी लचक और इसके मौज़ूआत में बड़ी हमागिरी और वसअत है। ये सिन्फ ज़हनी बेदारी और समाजी हरबे के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सिन्फ की तारीफ़ को समझ चुके हैं, यानी इब्तिदा के बारे में अब हम मालूमात हासिल करेंगे। रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियाँ को सुलगाती तो पसीने पसीने हो जाती हैं। यानी गाँव में लकड़ियाँ का चूल्हा जो माँ सुलगाती है तो रोटी पकाने बैठती है तो वो पकाते पकाते यानी पसीना पसीना हो जाती है और इसके मक़दस पसीने के खतरे रोटियों में जज्ब हो जाते थे। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। यानी गांव में रहते जब माँ की हाथों से बनाई हुई रोटी का लज्जत यानी मज़ा, इस शहर में रहकर बिरयानी खाने पर रोटी की लज्जत छीन ली थी। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। यानी माँ के दूध का मज़ा दूध के डब्बों ने छीन लिया। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। यानी गांव में हर एक की दुख तमाम का दुख समझते हैं, हर एक की परेशानी को तमाम की परेशानी समझते हैं। लेकिन शहर में हर एक की परेशानी को किसी को नहीं लगता। तेज़ रोशनियों में नहाई हुई सड़कें यानी शहरों में, ऊंची ऊंची इमारतें मगर बंद से मकान, कमरे, मसनवी ठंडक और फूलों से आरास्ता, दरीचे बंद, रास्ते गाड़ियों से भरे हुए। यानी तेज़ रोशनियाँ यानी लाइटों से भरे हुए होते हैं। नहाई हुई सड़कें यानी हर एक जगह भी बहुत बड़े बड़े लाइटें लगाए जाते हैं। ऊंची इमारतें यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स पाए जाते हैं शहरों में। और बंद से मकानात यानी दरवाजे बंद होते हैं। यानी कि गांव में खुले होते हैं, यानी कि शहरों में बंद मकानात होते हैं। मसनूई ठंडक यानी कि एसी, फ्रिज यानी एयर कूलर ऐसा, और फूलों से आरास्ता, दरचे बंद, रास्ते गाड़ियों से भरे होते हैं, गाड़ियों से रास्ते भरपूर होते हैं। यानी कि गांव में वैसा नहीं होता। गुजरना दुश्वार, इतनी उलझनी के
संवरना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। जब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो जाए तो फिर कैसी रिश्तेदारी, कैसा खुलूस, कैसा एहतराम। क्या ज़रूरत है चंदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। आइए देखिए कि मुसन्निफ़ ने किस तरह देही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी का खाका इस सबक के ज़रिए खींचा है। आइए बच्चों, हम इस सबक के बारे में और अच्छा मालूमात हासिल करेंगे। ये मिसरा मेरी समझ में इस वक्त आया जब मैं शहर आकर बस गया और शहर की आबो हवा, मिजाज और मामलात से मानूस भी हो गया। यानी यहाँ आकर ये बात भी समझ में आई कि शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो उसे गांव का मदरसा और गांव की चौपालियाँ सिखाती हैं। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि शहर के अपने क़वानीन होते हैं और अपना मिजाज होता है। गांव और शहर के रस्म व रिवाज और रहन सहन में भी बहुत फ़र्क होता है। गांव में एक ही दर्द को तमाम का दर्द समझा जाता है, यानी कि चौपाले सिखाते हैं और हर एक की ज़रूरत को तमाम के ज़रूरत समझते हैं और रस्म व रिवाज होते हैं। रहन सहन भी अलग थलग होता है, शहर में जैसा नहीं होता। कि देहात में घरों और दुकानों में ऐसे कैलेंडर होते हैं जिनमें शहर मौजूद होते हैं। यानी गांव के कैलेंडर में शहर के बड़े बड़े इमारत, गांव के कैलेंडर्स में जैसा देखिए कि छोटे छोटे होटल्स, यानी गांव के घरों में, झोपड़ियों में, कैलेंडर में यानी शहर के बड़े बड़े इमारतें मौजूद होते हैं। शहर की इमारतें, शहर के लोग और शहर के शबाहत मौजूद होते हैं, जबकि शहर की दीवारें इन कैलेंडरों से आरास्ता की जाते हैं जिनमें देहात मौजूद होते हैं। यानी कि शहर में जो कैलेंडर्स होते हैं उनमें देहात का मौसम और देहात का भोलपन दिखाया गया है। यानी कि शहरों में कैलेंडर्स में देहाती ज़िंदगी को पसंद करते हुए, यानी कि ज़िंदगी को पसंद नहीं करते, लेकिन कैलेंडर्स में उनके मौसम्स और भोलापन दिखाया जाता है। उन कैलेंडर्स में लोग इस शहर को खुशहाल समझते हैं जो रात के वक्त भी जाग रहा होता है। मैं गांव में अक्सर सोचता रहता है कि शहर में लोग चांद को गैर ज़रूरी सी चीज़ क्यों समझते हैं। शहर में आने के कुछ दिनों बाद तक तो मैं भी चांद को चंदा मामा ही समझता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब शहर ने मुझे अपने सांचे में ढाल लिया तो मैं ये भी भूल गया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी भी थी। यानी कि अरसे बाद एक दिन गांव से मेरे मामू ने तशरीफ़ लाए। इन्हें देखकर याद आया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी और बेतकलीफ़ी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर शहर में रहकर चांद को भूलने की क्या वजह हो सकती है। कई दिनों तक गौर करने के बाद महसूस हुआ कि दरअसल शहरों में बिजली, जनरेटर और बैटरी के तुफैल से ट्यूबलाइट, मर्क्यूरी लाइट बल्ब और रंग बरंगी रोशनी आदमी को इतना मबहूत कर देती है कि वो चंदा मामा को भूल जाता है। यानी कि इतनी रोशनी के उस रोशनी से हम चंदा मामा को भूल जाते हैं। यानी ट्यूबलाइट, यानी बैटरी, जनरेटर, इन तमाम से हम चंदा मामा को याद नहीं रख सकते। यानी कि और यही शायद मेरे साथ भी हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार को
फरामोशी कर दिया। वो चंदा मामा जिसने मुझे हर शब उजाला बख्शता है। कच्चे से घर में मिट्टी का एक नन्हा सा कमज़ोर दिया हवा की हल्की सी जंबिश से लजरने लगता है। हर रोज़ शाम होते ही चंदा मामा चमक करते मेरे घर को रोशनी करते और मुझे कहानी सुनाने आ जाते और चांद में चरखा काटने वाली रिवायती बुढ़िया को मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, चंदा मामा की रोशनी में मुझे दादी का चमकता हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। मैं घर की अंगनाई में पलंग पर लेटा हुआ टुकड़ा टुकड़ा चंदा मामा को तकता तो मेरी आंखों की पतलियों में मामू की तस्वीर उतर आती है। प्यारे बच्चों, देखिए इस तस्वीर को। यहाँ पर एक पलंग पर एक आदमी सो रहा है और एक औरत चूल्हे पर रोटी पका रही है तवा सेकते हुए, और एक लड़की चंदा मामा को देख रही है और वो पलंग पर लेटते हुए आदमी भी चंदा मामा, तारे तमाम को बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही खुशी के साथ देख रहे हैं। यानी रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सुलगाती तो पसीने पसीने हो जाती थी और इसके मुक़द्दस पसीने की खतरे रोटियों में जज्ब हो जाते हैं। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया है। यानी प्यारे बच्चों, इस सबक से आपको ये जानकारी होती है कि शहर के ज़िंदगी से और गांव की ज़िंदगी के बारे में आपको तमाम जानकारी हासिल हो रही है। कैसा हवलनाक आलमा है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, यानी गांव की ज़िंदगी को तमाम का तमाम भूल जाए शहर में रहकर, यानी कि वहाँ की ज़िंदगी बसर करने के आदत डालने पर यहाँ की ज़िंदगी को भूल चुका है। यानी बुढ़िया माँ रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था, यानी मुलाकात यानी दोस्ती, अड़ोस पड़ोस हर एक भी गांव में बहुत ही मोहब्बत के साथ रहन सहन होते हैं। यानी ना हिंदू था ना मुसलमान, अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं। यानी छोटा बड़े को सलाम किया तो दुआएं देते हैं। यानी कि शहर में सलाम का जवाब ही नहीं मिलता। यानी शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़र रहते हैं, लोग दूसरे को सलाम करने से ग्रेज करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हस्तक महसूस करता है। सलाम करने वालों को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है, यानी कि उसके नीचे नौकरी करने वाले के तरह जवाब मिलता है। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता, आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के तले। यानी गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है, जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी गिलास मिलता है। यानी शहरों में पानी को खरीदना पड़ता है। यानी गांव में पहले घर को तशरीफ़ लाने के साथ ही यानी पानी देते हैं, लेकिन शहरों में हर एक गिलास पर ख़रीदना पड़ता है। यह फ़र्क होता है कि कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइयों के पानी में आज भी गाँव में एक आदमी की मौत को गाँव का मौत समझा जाता है। यानी कोई भी
एक आदमी की मौत होने से तमाम के तमाम नफरत यानी कुछ गमी में महसूस होते हैं। यानी गांव में एक आदमी के मौत पर तमाम को गमी होती है, और शहरों में एक आदमी के मौत पर किसी को भी किसी किस्म का गम नहीं होता, क्योंकि अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। हफ्तों चौपाले उदास रहते हैं, यानी कि गांव में एक की मौत पर मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव चले जाता है। हफ्तों चौपाले उदास रहते हैं, तकरीबें मतलूबी हो जाती हैं, तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है, यानी खुशी किसी को भी नहीं होता। एक की मौत पर गांव तमाम मौत मनाते हैं। मैं अपने गांव की छेल में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। अब पंघट से आने वालियाँ मुझे देखकर घूंघट काढ़ने लगी थी। चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती थी, सिर्फ ज़ेर लब मुस्कुराती थी। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ़ जमने लगती थी। फिर गाँव की बंजर ज़मीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया, और शहर ने कारखानों की चमनियों के धुएं के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवा कर बुलाना शुरू कर दिया। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। बाप के चेहरे पर एक खामोश ज़रूरत लर्ज़ने लगी। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। माँ ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी। इन आँखों की ठंडक आज तक मुझे लो और धूप से महफूज रखती और मेरे साथ सफ़र बन कर रही थी। बहनों ने डंडी बहाई हुई आँखों से खुदा हाफिज़ कहा और सर झुका लिया। फिर जैसे ही मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दे, और चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब मैं दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव भी पहुंचाने। ऐसी घास जैसे शबनम ने रो रो कर नरम कर दिया था। गंदम की पालियों ने मेरी ताज़ीम में सर झुकाए। धान के खेतों ने हवा की सरसराहट के ज़रिए मुझे अलविदा कहा। सरसरों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगियों वाला प्याला लिबास दिखाया। झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन अकाद का मुसाफिर चमकती हुई रेल की बेड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर रोशनी एक कदीम लैट्रिन जो गांव के सब लोगों को पहुंचाती थी। नहीफ वाला गुरसा एक जिसने सारी ज़िंदगी लोगों का बोझ उठाया और अब ज़िंदगी का बोझ उठाने स्टेशन पर बैठा रहता है। मिलने और बिछड़ने की हज़ारों वरख वाली किताब पढ़ने वाला ये कुली मुझे कभी अनपढ़ नहीं महसूस हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चाचा था, वो हर बरस मेरे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाता था। मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा।
जैसे कह रहा कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा, और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखे रहूँगा। थोड़ी ही देर में आसपास के रेलगाड़ी आ गई जो बार बार सीटी बजा रही थी, जैसे मेले से किसी ने इसे भी आज ही सीटी खरीद कर दी है। रेल के एक डब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया और मैं, ना हम सफ़र है ना रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। प्यारे बच्चों, ये सबक का उन्वान अच्छी तरह समझिए और अलविदा और खुदा हाफिज़ की आवाज़ों ने मुझे पुरसाया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को आवाज़ बुलंद सलाम किया, यानी मेरे सलाम का जवाब सभी ने दिया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सब ने जवाब नहीं दिया। यानी मैंने निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी। जिंदगी ने भी बेड़ियाँ तब्दील किए। मंजर उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियाँ, रोंदे, चराग, जुगनू, झील, चुड़िया, बेड़, शाखें, झूला, सावन, पतझड़, मस्जिद का मीनार, मंदिर का कलश, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफक़तें, ये सब चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही थी। मेरी सिर्फ 2 आँखें और लामुतनाही मंजर का सिलसिला। फिर रात जुगनू से सरगोशी करती हुई सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते डब्बे में दर आई। नींद ने बढ़कर इसका इस्तेक़बाल किया और दोनों ने मिलकर मुझे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंचा दिया। ट्रेन हिचको लेती हुई बढ़ी रही। रास्ते में कभी दरियाओं ने इसका रास्ता बिल्ली की तरह काटा। कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन जाओदा फहीम दवा हर दम जवा है जिंदगी। जिंदगी दौड़ती हुई जिंदगी, जिंदगी रोती हुई जिंदगी, जिंदगी शहर की जिंदगी, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी कारें। मैं रेल के डब्बे से उतरा तो देखा कि चंदा मामा मेरे करीब ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं अब समझा कि इन्हें मेरे साथ आना था, इसीलिए उन्होंने मुझे रुखसत नहीं किया। तेज़ रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, मगर बंद बंद से मकान, कमरे, मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता दरीचे बंद, रास्ते गाड़ियों से भरे हुए, आँखों होश से भरी हुए, दिल कदोरत से भरे हुए, कपड़े खुशबू से भरे हुए, दीवारें अशनाहारों से लदी हुई। हर सड़क जैसे राहे वफा गुजरना दुश्वार, इतनी के उलझना के संवरना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। जब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो जाए तो फिर कैसी रिश्तेदारी, क्या खुलूस, कैसा एहतराम, क्या ज़रूरत है चंदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। शहरों में, शहरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, यानी इतनी कामों में मसरूफ़ात हैं, तो चंदा मामा की वहाँ पर क्या ज़रूरत थी। तो क्या खुलूस का ताल्लुक़ खुद गर्जी से था, रिश्तेदारी का ताल्लुक़ ज़रूरत से था,
इंतज़ार का रिश्ता होश से था। मुमकिन है ऐसा ही हो, या फिर शहर का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ हो। लेकिन मिजाज से क्या होता है? इंसानियत तो खुशबू है, खुलूस तो जादू है। शहर और देहात से क्या, इंसान तो दोनों जगह रहते हैं, लेकिन ये शहर है बच्चे यहाँ मीठी नहीं खाते। ये शहर है बच्चे यहाँ मीठी नहीं खाते। यानी प्यारे बच्चों, शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता। सबक आप अच्छा समझे होंगे और चंद सवालात आपके सामने रखूँगी। इन सवालात के जवाब आप लिखिए। कल घर का काम अपने नोट्स में दर्ज कीजिए और दूसरे सेशन में आप तमाम सवालात के जवाब लिख कर लाइए। प्यारे बच्चों, इजहार माफी ज़मीर तख्लीकी सलाहियत के इजहार के चंद सवालात आपके सामने रखूँगी और इन सवालात के जवाब आप घर पर लिख कर लाइए। नंबर 1, आज भी गाँव में एक आदमी की मौत को गाँव की मौत समझा जाता है, वजाहत कीजिए। नंबर 2, शहर में रहकर लोग चांद को भूलने की वजह क्या है? नंबर 3, अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ़ जमने लगी थी, इससे क्या मुराद है? नंबर 4, इस सबक के मुसन्निफ मुनव्वर राना के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए और तुविल सवालात लिखिए। नंबर 1, शहर में आकर यानी बसने वाला शख्स गाँव की किन किन चीज़ों से महरूम होता है? नंबर 2, सब चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही थी, इससे क्या मुराद है? वजाहत कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता के सबक की जानकारी कर चुके हैं और उस सबक का लफ्ज़ियात यानी ज़ुबान शनासी में लफ्ज़ियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यानी ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखते हुए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हम शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता के सबक के बारे में जानकारी हासिल करें हैं और इस सबक का ज़ुबान शनासी लफ्ज़ियात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखते हुए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। गाँव के रस्म रिवाज के मुताबिक तमाम गाँव वाले दुल्हन को बेटी की तरह रुखसत करते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज यानी ख़त लकीर खींची हुई अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी रस्म रिवाज उनका माने लिखना। रस्म रिवाज, रहन सहन। हर आदमी को हालात के एतबार से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यानी अपने आप को ढाल लेने का मानी अपना लेना, यानी मायल कर लेना। अपने दोस्त की गलतियों को फरामोश कर देना, यानी फरामोश भुलाना, यानी भुला देना। सरकश के करतूबों ने मुझे मबहूत कर दिया, यानी मबहूत के माने हैरान। इल्म से रवादारी किसी भी कौम का आलमिया होता है, यानी दर्दनाक। क़यामत का दिन हवलनाक होता है, यानी डरावनी। ये ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखते हुए जुमलों में इस्तेमाल लिखकर लाइए। यानी इस सबक का लफ्ज़ियात में ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने उसी जुमले में मौजूद हैं। इन्हें ख़त कशीदा कीजिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये सवालात में इसी ही लाइन में ख़वासिन में यानी उसका जवाब है, लिखिए। सज़ा का हुक्म सुनते हुए जिस कदर जंबिश तेरे दिल में पैदा हो रही है, इसकी अशेर हरकत भी
मेरे दिल में नहीं है, यानी जंबिश, जंबिश हरकत, अशीर हरकत। किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए हमें गैरत आती है, लेकिन हमें अल्लाह के सामने मांगते हुए शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। गैरत यानी शर्म नहीं। अगर आप दूसरों की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़त बख्शेगा। ताज़ीम यानी इज़्ज़त। अल्लाह की खौफ से लरजना ईमान की निशानी है। बंदों से डरकर कांपना बुज़दिलों की निशानी है, यानी लरजना कांपना। मेहमानों का इस्तकबाल भूल वार करके क्या गया, और सदर ने सबका खैर मुक़द्दम करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस्तकबाल खैर मुक़द्दम यानी ज़ैल में दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद लिखिए। नंबर 1, आदमी रफ्ता रफ्ता तेज़ी करता है। रफ्ता रफ्ता का यानी तेज़ तेज़। ख़त कशीदा लफ्ज़ की ज़िद लिखना, यानी एक अल्फाज है उसका ज़िद लिखना। रफ्ता रफ्ता का ज़िद तेज़ तेज़। यह जलसा कल शब को मुकर्रर है। शब यानी रोज़। वो एक खुशहाल आदमी है। मालूक माल है। वो बेहुदा अपने वालिद की तरह है। बेहुदा यानी एक सा यानी अलग। बेहुदा का ज़िद अलग। कपड़े अभी तक गीले हैं। गीले यानी भीगे यानी सूखे। गीले के ज़िद सूखे। प्यारे बच्चों, अब हम शहर में चांद को कोई मामा नहीं कहता के सबक का क़वाइद पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। गौर से इन अल्फाज को देखिए और समझिए। प्यारे बच्चों, इस फ़िक्रे को पढ़िए। बोलो मत, चुप रहो। अब इन दोनों फ़िक्रों को पढ़िए। बोलो मत, चुप रहो। बोलो मत, चुप रहो। इलामत लगाने की वजह से पहले फ़िक्रे का जो मतलब है वो दूसरे फ़िक्रे में इसी के बरक्स हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि इन इलामतों का इस्तेमाल किया जाए ताकि मतलब वाज़ेह हो। नंबर 1, ख़त फासिला यानी फुल स्टॉप। जब जुमला ख़त्म होने के बाद आखिर में यह इलामत लगाई जाती है, जैसे अहमद एक शरीफ इंसान है। नंबर 2, सक्ता कामा। यह इलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बसते हैं, यानी कामा। हिंदू सक्ता, मुस्लिम सक्ता, सिख सक्ता और ईसाई बसते हैं। नंबर 3, वक्फा सेमीकोलन। यह इलामत तुविल ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नंबर 4, राबिता कोलन। 2 मुख्तलिफ बयानात में राबिते के लिए इस इलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आंध्र प्रदेश की अहम दरिया कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा है। सवालिया नंबर 5, क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमले जो हुर्फ इस्तेहफाम से कब, क्यों, क्या, कहाँ, किसी तरह वगैरह से बनते हैं। इनके आखिर में सवालिया का निशान लगाया जाता है। तफसीलिया यानी कॉलन विथ डैश। ये इलामत तुविल इक़्तिबास या फहरसत से पेश तर इस्तेमाल की जाती है। मसलन मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा था, इस मुल्क की भाईचारगी मुझे अजीज़ है। नंबर 7, इलामत फ़िजाइया।
جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار حرف فجائیہ کے ذریعے کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے: شاباش، تم نے میدان مار لیا۔ خواسین، کسی عبارت یا لفظ کی توصیف و تشریح کو خواسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد نے چارمینار کی تعمیر کی۔ جیسے محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد نے چارمینار کی تعمیر کی۔ واوین، جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کو ختم کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح یہ سبق تمام طلباء سمجھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔